बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर भंडारा अस्पताल हादसे में 10 मासूमों की मौत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज भंडारा जिला अस्पताल के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह के हादसे मंजूर नहीं हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में जांच रिपोर्ट के बाद दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच के लिए गठित 6 सदस्यीय दल जल्द ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगा। और महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में भीषण लापरवाही की वजह से नवजात शिशु की मौत का मामला मानवाधिकार आयोग भी पहुंच गया। इसमें राज्य चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अब आपको सुनवाते हैं शिकायतकर्ता आशीष रॉय का बयान, जो मुंबई विश्वविद्यालय में लॉ के छात्र हैं। कि महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की कमी देखी जाती है, उसे नज़रअंदाज किया जाता है, जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र के भंडारा जिले में 10 नवजात शिशुओं की जान चली गई है और आगे भी न जाने कितने नवजात शिशुओं की जान जा सकती है, जिसके विरोध में आज महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन के समक्ष मेरी तरफ से एक कंप्लेन दायर की गई है, जिसके तहत सुओ मोटो कॉग्निजेंस के तहत इस प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है और जितने भी अधिकारी इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करने में बड़ी लापरवाही का मुख्य कारण बने हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग की गई है। और महाराष्ट्र के भंडारा हादसे में 10 बच्चों की मौत हुई थी, जिनमें 9 दिन की भी एक बच्ची थी। इस बच्चे की मां वंदना ने हमारी संवाददाता रोशी खोना से खास बातचीत में बताया कि पूरी घटना लापरवाही की वजह से हुई। उन्होंने अस्पताल की नर्सों और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। मेरे साथ एक ऐसी 28 साल की वंदना है, एक माँ। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है। वंदना शेदाम जो इनका नाम है, ये जानना चाह रही हूँ कि उस रात क्या हुआ था। आप अपने बेबी के पास थे, लास्ट टाइम आप उनको दूध पिलाने गए थे, किस तरह से चीजें हुई थी, अगर आप बता पाए तो। 7 तारीख को मैं दूध पिलाने गई थी अपने बच्चे को। 8 तारीख को ये हादसा हुआ 2 बजे। 2 बजे हमको मालूम पड़ा कि यह आग लगी है, इसलिए हम वार्ड के बाहर नीचे उतरे। आग तो 1 बजे लगी थी, लेकिन मालूम पड़ा हम लोगों को 2 बजे, इसलिए हम नीचे उतर गए थे। नीचे से ऊपर हम आईसीयू में आए थे अपने बच्चे को लेने के लिए, लेकिन उन लोगों ने हमारे बच्चे को देखने भी नहीं दिया और उन लोगों ने कुछ कोशिश भी नहीं की कि बच्चे को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। वहाँ पे वो नर्स थी, सिस्टर थी, वो बोल रही थी कि बच्चे को मिलने नहीं दे सकते हम लोग, इसलिए हम आईसीयू से सीधा नीचे आ गए। और हम लोगों ने उन लोगों से पूछा कि हमारे बच्चे सुरक्षित है या नहीं, आपने निकाले कि नहीं निकाले। उन लोगों ने कुछ हम लोगों को बताया नहीं कि आपके बच्चे सुरक्षित है या नहीं, कुछ नहीं बताया। लेकिन ऐसा कह रहे थे कि बच्चे को निकाल दिया गया, लेकिन बच्चे को उन लोगों ने निकाला ही नहीं, क्योंकि मैं खुद गई थी आईसीयू में, वही थे आईसीयू में ही आग लगी थी। मतलब जो धुआं आपके मतलब आप कह रहे हैं, ये बताना चाह रही हैं कि 2nd फ्लोर पे, 1st फ्लोर पे जो है एसएनसीयू है डिपार्टमेंट, और आपका वार्ड था उसके ऊपर था 2nd फ्लोर पे, और धुआं उधर तक आ गया था, तभी आपको पता चला। मतलब आग पहले ही लग गई थी, वो धुआं उसके बाद जो है आने लगा और फिर आप जो है भाग के गई, और आप 1 बार नहीं 2 बार वहाँ पे जाके चेक करने गई। हाँ, 2 बार चेक करने गई थी मैं नीचे से उतर कर ऊपर गई थी, वो भी ऐसी हालत में गई थी। आप देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो गई होगी।
सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आईसीयू में वो ये हादसा हुआ है, जिस वार्ड में वो नर्स या डॉक्टरीन थे, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए था बच्चों पर। उनकी ड्यूटी थी ये। मैं सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये लापरवाही उन लोगों ने बरखाई है, उसको कार्रवाई किया दिया जाए और दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अपने बच्चे खोए हैं। बाकी लोग भी उधर आते हैं अस्पताल में, आस लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा आज नहीं कल तो ऐसा सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन इन लोगों के वजह से थे बच्चों की तो मौत हो गई, तो क्या करेंगे? लापरवाही के चक्कर में। क्या सजा, अगर कोई गुनहगार पाया गया तो क्या सजा आप कहोगी कि मिलना चाहिए, देना चाहिए? सजा तो हम अपनी तरह से तो गाली देकर करते हैं, लेकिन तो उन लोगों से चप्पल से मारना चाहिए जिन लोगों ने ये ऐसी लापरवाही बरखाई है। सरकार तो उस पर कड़ी निगरानी रखे और कड़ी कार्रवाई करवाए, ये मेरी आपसे विनती है। कौन जिम्मेदार है, और जो कोई भी जिम्मेदार है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपने इनकी भाषा में देखा होगा कितना आक्रोश है। अपनी प्यारी नन्ही सी परी को उन्होंने खोया है और इसलिए वो आक्रोश है, दुख है। और इनको, उस नन्ही परी को इस माँ से जिसने भी छीना है, जो भी जिम्मेदार है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही एक माँ की गुहार है। माँ की पुकार है कि उसे न्याय तभी मिलेगा जब जो जिम्मेदार है इस पूरे लापरवाही को, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। भंडारा से कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। उर्वशी खोना की बातचीत आप देख रहे थे इस वक्त। वहीं उर्वशी खोना ने महाराष्ट्र के भंडारा हादसे में जान गंवा चुके 7 महीने के एक बच्चे के पिता से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कई बच्चे लापरवाही के शिकार हुए हैं। ये रिपोर्ट आपके लिए। एक के बाद एक परिवार वालों से हम मिल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उस रात उन्होंने क्या देखा था और क्या हुआ था। जाहिर सी बात है, जब हम किसी के घर के खिलौने की बात करें, एक हंसता खेलता छोटा बच्चा, जब कोई घर खोता है, घर का चिराग, घर का दिया अगर कोई खोता है, तो पूरे घर में मायूसी छा जाती है और एक अलग ही माहौल होता है। ऐसे ही इसमें हम क्या ही बयां करें और क्या हम और आप उनकी भावनाओं को समझ भी पाए। हम फिलहाल भंडारा के श्रीनगर इस गांव में पहुंचे हैं। योगिता दूर से ये महिला है, ये माता है, जो फिलहाल अभी इस स्थिति में नहीं है कि हमसे बात कर सके। परिवार वाले उनका ध्यान रख रहे हैं और हमें मतलब मना भी कर रहे हैं और बता रहा है कि वो बात करने की शक्ति नहीं रखती। जाहिर सी बात है, एक दिन की अपने खुद के बच्चे को उन्होंने खोया है। एक माँ की माया क्या ही हमसे बयां करेगी और क्या ही बात कर पाएगी। पर हाँ, हम थोड़ा सा उस रात के बारे में या जनरली जानने के लिए हमारे साथ योगिता के देवर यानी कि बच्चे के चाचा हमारे साथ जुड़े हैं संजय दुर्ग से। इनसे बात करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। संजय जी, योगिता जी की अभी फिलहाल तबीयत कैसी है, क्या ये है? अभी तो तबीयत ठीक है, लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी उनको हॉस्पिटल से लाया गया है। वो गोली खा के वो सो चुके हैं। वो बात करने की स्थिति में नहीं है। नहीं, वो आपने बताया था, पर खुद को संभाल पाई हैं या? हाँ, तो खुद को तो संभाल नहीं पा रहे, लेकिन अभी परिवार वाले ध्यान रख रहे हैं। परिवार वाले अभी पास में हैं उनके।
क्या आपको पता है, क्या मालूम है, क्योंकि और आपको क्या लगता है, आप भी एक परिवार वाले ही हैं, क्या लगता है आपको बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, इतनी बड़ी लापरवाही, और जिसके चलते 10 मासूम बच्चों का जाना? लापरवाही तो हो चुकी है बहुत बड़ी, क्योंकि जब ये 10 बच्चे गए, 10 बच्चों के साथ में उन हॉस्पिटल वालों का कोई और क्यों नहीं गया था? मतलब ये 10 बच्चों को जो हुआ है हॉस्पिटल में, उनके अलावा कोई और तो होगा, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? वो कोई एक क्यों नहीं दिख रहा है जिसकी ड्यूटी लगी थी? उसका नाम किधर का, किसी का भी नाम नहीं दिख रहा है उधर में कि उनको कुछ हुआ है, उनको या मतलब उनका कुछ हो गया है करके। ये 10 बच्चों का ही क्यों आ रहा है? मतलब वो जो जिसकी ड्यूटी थी वो ड्यूटी पे हाजिर नहीं होगा या ड्यूटी पे आया ही नहीं होगा, या ऐसा कुछ दिख रहा है? मतलब वो ड्यूटी पे होगा, या अगर होगा भी तो बाहर चला गया होगा, अब उसने अपनी ड्यूटी ठीक से निभाई नहीं होगी, इसलिए ये हादसा हुआ है। अगर वो ड्यूटी पे 5-5 मिनट चेक करता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अगर वो ड्यूटी वो 5-5 मिनट चेक करता तो मतलब मौजूद नहीं था ड्यूटी पे, जो कोई नर्स है, अटेंडेंट है, जिसको मौजूद रहना चाहिए वो मौजूद नहीं था। हाँ, जिसकी ड्यूटी लगी थी वो ड्यूटी पे अगर मौजूद होता तो ये हादसा होता ही नहीं। 5-5 मिनट में वो चेक भी करता तो ये हादसा होता नहीं। वो ड्यूटी पे मौजूद नहीं था, इसलिए वो इतना बड़ा हादसा हुआ है। सही बात है, मतलब पहले ही अगर पता चल जाता और कहीं पे चीजें रुक जाती तो शायद इतना बड़ा आंकड़ा नहीं होता बच्चों के जाने। अगर पहले वो चेक करता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, और वो इस हादसे को रोका भी जा सकता था अगर वो ड्यूटी पे सही समय पे आ जाता तो। आप जो है योगिता से आपने बातचीत की होगी, योगिता जी से, मतलब योगिता जी ने बताया होगा, और क्या बताया उन्होंने? वो बच्चे के साथ कब थी या कब लास्ट देखा था? दूध पिलाने अगर गई होगी, मतलब अगर ऐसे कुछ उन्होंने बताया होगा कुछ? वो बोल रहे थे कि दिन में 2 बार सिर्फ जाने को देते हैं करके दूध पिलाने के लिए, और 2 बार जाने के बाद में उनको परमिशन नहीं देते और सिर्फ 2 बार भेजते हैं करके, और सुबह और शाम को, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार भेजते हैं, ऐसे बोल रहे थे। फिर वो 2 बजे उन्होंने कॉल किया था रात को 2 बजे कॉल किया, लेकिन बताया नहीं कि सिर्फ इतना बताया कि बाहर निकाल आए करके, रूम के बाहर निकाल आए करके, लेकिन ये हादसा हुआ ये बताया नहीं था। और ये हादसा हुआ ये सुबह को पता चला था। तो रात को मतलब उनको नहीं बताया था कि उनके बच्चे के साथ ये हुआ है? हाँ, उनको भी नहीं बताया था कि ये हादसा हुआ है करके। जो आग लगी है, जो कुछ हुआ है वो साइड के रूम में हुआ है, ऐसे बताया था। उनको भी पूरी ठीक तरह से बताया नहीं था कि क्या हुआ है करके। और योगिता जी ने लास्ट कब अपने बच्चे को देखा था, और कौन, मतलब बच्चा कितने दिनों का था? मतलब छोटी बच्ची थी, बच्चा था और 1 ही दिन का था। उसका वेट कम होने की वजह से पहला से उधर भंडारा में शिफ्ट किया था उन्हें, और 1 ही दिन का था। उनको सुबह ही बताया गया था और सुबह ही दिखाई देगा, मतलब सुबह बताया और सुबह ही दिखाई दिया। और अब आगे बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर सीएम नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उमेश कुशवाहा को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनके नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया, जिस पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी गई। इसके पहले वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी और आज जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उमेश कुशवाहा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी गई। उमेश कुशवाहा वैशाली की मनहार सीट से 2015 में विधायक चुने गए थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। का मूल मंत्र जो है न्याय के साथ सबका विकास, वही मूल मंत्र को हम लोग लेकर चलेंगे। तो हमारी सामाजिक सद्भावना है उसको बनाए रखेंगे, काम करेंगे, भाईचारा का निर्माण करेंगे, और जो हमारा जो संगठन है उसको धरधार बनाने का। चलिए सर, एक युवा को इतना बड़ा और खासकर लौह कुश समीकरण पर ध्यान दिया गया था, आपको लगता है कि समीकरण आगे आने वाले समय पार्टी का बेड़ा पार करेगी? निश्चित पार्टी का हम लोग को जो जिम्मेवारी मिला है, जवाबदेही दिया गया है, उस जवाबदेही को हम लोग निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे और पार्टी मजबूत होगी निश्चित रूप से। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। राकेश, पहला सवाल और सीधा सवाल मैं यही रखूंगा कि इस वक्त बिहार में जेडीयू में अंदर खाने चल क्या रहा है? क्या जेडीयू किसी मुसीबत में है या फिर नीतीश कुमार जेडीयू को तमाम झंझावातों से निकालने की कोशिश में लग गए दिखते हैं? देखिए राजीव, बिहार की राजनीति और सत्ता को अपने हिसाब से चलाने वाले नीतीश कुमार आजकल दबाव महसूस कर रहे हैं।
आखिर वो दबाव क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या वो राज्य की राजनीति और फैसलों में बीजेपी के बढ़ते दबदबे से परेशान है? 2 दिन में उन्होंने एनडीए गठबंधन को लेकर 2 बड़ा बयान दिया, जिसमें एक तो दोस्त और दुश्मन वाला है, जबकि दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा था कि बीजेपी की ओर से अब तक कोई बातचीत नहीं की गई है और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। जहां तक जिस तरह से उन्होंने दोस्त और दुश्मन वाला बयान दिया है, उसके मुद्दे को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार का यह बयान सहयोगी दल बीजेपी को लेकर दिया गया है, क्योंकि बैठक में चुनाव हारने वाले कई जेडीयू प्रत्याशियों ने इस बात का जिक्र किया कि उनकी हार लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि बीजेपी की वजह से हुई है। सूत्रों की माने तो बैठक में जिन जेडीयू नेताओं ने उन्हें चुनाव में मिली हार के लिए बीजेपी के रोल पर सवाल उठाया, उनमें चंद्रिका राय, बोगो सिंह, जय कुमार सिंह जैसे नेता थे। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण जो जेडीयू में देखने को परिवर्तन देखने को मिला है, वहां पर जो बिहार जेडीयू के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का इस्तीफा और उनके जगह जिस तरह से नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि आखिरकार जेडीयू जिस तरह से चुनावी हार से अब तक संभल नहीं पाई है और उससे दुरुस्त करने के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन नीतीश कुमार का ये बयान कहीं न कहीं कई अटकलों का जन्म देता है कि जो एनडीए गठबंधन है उसमें कहीं न कहीं नीतीश कुमार दबाव महसूस कर रहे हैं। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में, क्योंकि नीतीश कुमार का बयान ऐसे ही नहीं होता है। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो कि बहुत सोच समझकर अपनी रणनीति या अपने बयान को रखते हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार का बयान ऐसे ही नहीं होता है। ये आपने बात यहाँ पर बहुत कायदे और सही बात कही है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही बयान दे रहे होते तो 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता नहीं बनते। क्या मैं इसे या हमारे दर्शक इस तरीके से समझे कि आंकड़ों में पिछड़ने के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें आंकड़ों में पिछड़ने के बाद नीतीश अब इस तरह के बयान देकर बीजेपी को दबाव में लेने की राजनीति कर रहे हैं, और दूसरा अपनी ही पार्टी में ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी नीतीश कुमार के पास वही ताकत और उनका वही वजूद है, लिहाजा पार्टी में भी उन्हें कोई कमजोर हैसियत का ना आके। देखिए राजीव, आप जानते हैं नीतीश कुमार बिहार के वैसे नेता हैं जो कि पिछले अगर 15 सालों से जो बिहार की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उनके इर्द गिर्द घूम रही है। तो नीतीश कुमार का बयान ये अपने आप में कई मायने रखता है, कई सवालों को खड़ा करता है। क्या जो नीतीश कुमार का जो ये छलका दर्द है, कहीं ये बड़ी बात पता ही नहीं चला कौन दुश्मन और कौन दोस्त? ये साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार जो हैं चुनावी हार से काफी परेशान है, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि उनके दल को जिस तरह से करारी शिकस्त का सामना है, यानी जो जितनी उनको सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी सीट उन्हें नहीं मिल पाई, और कहीं न कहीं छोटा भाई जो है बड़े भाई की भूमिका में है। तो ये साफ तौर पर लगातार नीतीश कुमार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के जो है दबाव में उन्हें मुख्यमंत्री का कुर्सी संभालना पड़ा है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि क्या जिस तरह से जो छोटा भाई बड़े भाई की भूमिका में है, और कहीं न कहीं नीतीश कुमार का यह बयान अपने आप में कई अटकलें की ओर इंगित करता है। राजीव, राकेश, इस तरह के बयान भी कम नहीं है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह के बयान बहुत ज्यादा आए हैं जो कि नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति को लेकर काफी अहम है। आरजेडी की तरफ से इस तरह के बयान ज्यादा आए कि अगर नीतीश कुमार अब भी कुछ सोच रहे हैं तो आरजेडी उनके साथ खड़ी हुई है। मैं एकदम कल्पना से परे एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आप बिहार की राजनीति को नजदीक से देखते हैं। क्या इस बात के आगे चलकर ऐसे चांसेस बन रहे हैं, ऐसे मौके अवसर बन रहे हैं कि जो कुछ भी महागठबंधन में नीतीश के होने और उनके ना होने के बाद जो फर्क पैदा हुआ था, क्या आगे चलकर एक बार फिर से जेडीयू आरजेडी के साथ जा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है नीतीश की इन तलखियों के बीच, जब वो कहते हैं कौन दोस्त कौन दुश्मन? देखिए, शपथ ग्रहण के 56 दिन बाद नीतीश कुमार को अब तक
पता नहीं चला कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जब बिहार जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री किसी बड़ी बैठक में ये बातें कहे तो शंका होती है राजीव। और आपने एक बड़ा सवाल किया है, क्या नीतीश कुमार क्या आने वाले समय में या भविष्य के गर्भ में क्या राजद के साथ हाथ मिला सकते हैं? लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने ये बयान देकर कहीं ना कहीं एक अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इसको लेकर नीतीश कुमार के बयान को ऐसे जो जानकार भी राजनीतिक जानकार हैं ऐसे नहीं मानते कि नीतीश कुमार ऐसे राजनेता हैं जो कि हल्के फुल्के अंदाज में इस तरह की बात को रखते हों। तो नीतीश कुमार जो हैं अगर कोई बात करते हैं तो उसका कई मायने होता है। तो ये महत्वपूर्ण है और सवाल यह है कि क्या वो सही मायने में मुख्यमंत्री हैं? क्या वो 10 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व ठीक से कर रहे हैं जिसके सहयोग से सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं? आखिर वो क्या सोचेगा? सिस्टम में काम करने वालों की मनोबल पर क्या असर पड़ेगा? कई ऐसे सवाल आप भी सोच सकते हैं राजीव जो आपके मन में हो। जी हाँ, हम सभी सोच सकते हैं क्योंकि बिहार की जो राजनीति है लगता है कि उसमें आया हुआ जो भंवर था जो काफी पहले उठा था वो भंवर अभी शांत नहीं हुआ है। हालांकि चुनाव का दौर तो जा चुका है, परिणाम सामने है, सरकार सामने है, लेकिन बयान बता रहे हैं कि कहीं बहुत अंदर खाने बहुत सारा घमासान तो मचाए हुआ है। राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए साझा करने के लिए।